दिया गया कंपाउंड। हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? तो आज हम आपको लेके आ रहे हैं, क्या चीज पता है ना, क्लास नाइन्थ के न्यू एनसीईआरटी का जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। क्या चीज? एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड दियर सेपरेशंस। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड दियर सेपरेशंस, ठीक ना? इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं ये मिक्सचर क्या है, फिर सॉल्यूशन क्या है, फिर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन में आप अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 3 कंसंट्रेशन यूनिट का यूज किया गया है। मास बाय मास परसेंटेज का, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। समझ रहे हैं ना? फिर जाकर के बात किया गया है लास्टली सोलेबिलिटी का, ठीक ना? तो हम लोग आज स्टार्ट करें क्या? क्या चीज? एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस, क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या चीज? आज पहले क्या पढ़ेंगे? मिक्सचर के बारे में। फिर क्या पढ़ेंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक ना? सॉल्यूशन क्या होता है, फिर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, फिर सॉल्यूशन का क्या पढ़ेंगे बुआ? सोलेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक ना? तो कहीं ना कहीं आज इस लेक्चर में इस चैप्टर का 50% सिलेबस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। किस चैप्टर का? एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशंस का, ठीक ना? उसके बाद आपको बच जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको करा देंगे सस्पेंशन एंड कोलाइडल, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। फिर बता देंगे आपको टिंडल इफेक्ट के बारे में, ठीक ना? फिर हम आपको बताएंगे सेपरेशंस करने का टेक्निक्स। मतलब जो हमने मिक्सचर बनाया, चाहे होमोजेनियस मिक्सचर हो चाहे वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो, उस मिक्सचर्स का सेपरेशन कैसे कैसे करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक बातें से अगर मैं करूं तो मैंने कहा कि ये मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? तो मैटर इज एनी थिंग विच ऑक्युपाइज, क्या चीज? स्पेस एंड हैज मास। मतलब मैटर कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी वस्तुएं हो सकता है जो क्या करता है? ऑक्युपाई स्पेस, मतलब जगह छेदता है, एंड हैज मास, उसमें क्या हो? मास हो, ठीक ना? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्या मैं मैटर हूं? यस। आपका पेन मैटर है? यस। आपका कॉपी मैटर है? यस। जिस बोर्ड पे आप पढ़ रहे हो वो मैटर है? यस। समझ रहे हैं ना? वाटर मैटर है? यस। ऑक्सीजन मैटर है? यस। हाइड्रोजन मैटर है? यस। मतलब मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं एक ही चीज कहता हूं, आंख बंद कीजिए और खोलिए, दुनिया में जितना चीज आपको दिखता है ना, सारे चीज क्या है? मैटर है। लेकिन सर कुछ बात है जो कहता है कि यहाँ पे मास है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, फिर भी वो मैटर नहीं है। जानते हैं क्या चीज? लव, फ्रेंडशिप, है, ये सब क्या है? कोई अगर मान लीजिए प्यार में अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहा है, अपने टाइम को बर्बाद कर रहा है, तो वेस्टेज टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बात करिएगा तो वो आदमी एकदम क्या होता है? जकड़ा हुआ होता है। बट वो मैटर नहीं है, वो एक फीलिंग्स है। समझ रहे हैं ना? वो एक फीलिंग्स है, वो मैटर नहीं है। फिर वो मैटर्स को जब हम लोग केमिकली अगर क्लासीफाई करेंगे तो कितने पार्ट्स में करते हैं? 2 पार्ट्स में, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर या मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर या मिक्सचर। बच्चों प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? उस मैटर को बोलते हैं जो मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो एक ही तरह के पार्टिकल्स का बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। मतलब जितना एलिमेंट है वो प्योर है। कंपाउंड क्या है? प्योर है। समझ रहे हैं ना? और इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर, बच्चों इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर किसको कहते हैं? वो मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो एक से अधिक जो एक से अधिक
टाइप्स के पार्टिकल्स का मिक्स मिलावट होता है, उसी मिलावट को क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? नॉर्मल वे में अगर आप बोलते हैं तो बोलते हैं ना मिल्क, मिल्क एक प्योर है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मिल्क जो है ये मिक्सचर है, फैट्स का, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, वाटर का, है कि नहीं है? बट नॉर्मल बोलचाल के भाषा में हम लोग कहते हैं ना दूध शुद्ध होता है, बट ऐसा नहीं है। जो हम लोग मस्टर्ड ऑयल का यूज करते हैं, सरसों के तेल का, उसके बारे में हम लोग कहते हैं ना ये सरसों का तेल प्योर है, ये इम्प्योर है। बट जितने भी आप ऑयल का यूज कर रहे हो वो क्या है, इम्प्योर है, क्योंकि कंपनी ने उसे क्या किया, मिलावट करके तब हमारे आप तक वो आने देता है। ठीक ना? तो साइंस के अनुसार प्योर उसको कहा जाता है बच्चों जो एक ही टाइप्स के पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक ना? नेक्स्ट बच्चों, प्योर सब्सटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एलिमेंट के रूप में और बच्चों कंपाउंड के रूप में। एलिमेंट्स किसका नाम दिया गया, जो मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो एक ही तरह के एटम का बना होता है, उसका नाम क्या रखा बच्चों, उसका नाम रखा गया एलिमेंट। जैसे अगर बात करिएगा तो एलिमेंट की अगर बात करिएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन, बच्चों नाइट्रोजन, बच्चों ऑक्सीजन, ये समझ रहे हैं ना, सोडियम, एल्युमिनियम, आयरन, समझ रहे हैं ना, जिंक, कॉपर, ठीक ना, ये सब क्या है, एक्सेट्रा, ये सब एलिमेंट है। ठीक ना? जब कंपाउंड की बात करते हैं कि मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स का बना होता है, लाइक दिस। अगर बात मैं करूं वाटर, बच्चों वाटर क्या चीज का बना होता है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का। बच्चों अमोनिया नाम सुने हैं ना, अमोनिया गैस जो होता है बच्चों क्या चीज का बना होता है, NH3। बच्चों क्विक लाइम का नाम सुने हैं क्या, क्विक लाइम सूखा चूना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CaO एक्सेट्रा, ये सब क्या है बच्चों, कंपाउंड है। तो कंपाउंड भी एक तरह का क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट भी एक तरह का क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। मतलब प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट और क्या चीज, कंपाउंड। ठीक ना बच्चों? अब बात आता है इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर को। बच्चों इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, दो पार्ट्स में। क्या क्या है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या है बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बच्चों अगर आप होमो की अगर बात करिएगा तो होमो का मतलब होता है बच्चों सेम, और हेट्रो का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट। समझ रहे हैं ना, क्या होता है, डिफरेंट। और जीनियस का मतलब होता है मिलावट। तब हुआ जब आपको कोई चीज का मिलाने बोले और वो मिलावट एकदम कंप्लीटली कर दे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जहां भी मिलाए एक समान मिला दे, उस मिलावट को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। एंड बच्चों जब कंपोनेंट्स को मिक्सचर किया जाए, कहीं पे ज्यादा हो जाए कहीं पे कम हो जाए, उस तरह के मिलावट का नाम, उस तरह के मिलावट का नाम हम लोग क्या देते हैं, हेट्रोजीनियस। समझ रहे हैं ना? अगर मिलावट सभी जगह एक समान हो तो होमोजीनियस, अगर मिलावट डिफरेंट हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हेट्रोजीनियस। बात समझ में आपको आई क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटी सी बात से अगर मैं करूं कि एलिमेंट, एलिमेंट को बच्चों तीन पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। क्या क्या चीज बच्चों, मेटल्स में, मेटल्स, दूसरा क्या होता है बच्चों, नन मेटल्स, और तीसरा हम लोग बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, मेटेलॉइड्स। किसके बारे में, मेटेलॉइड्स। बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है तो बच्चों कैसे आप रटोगे, तो देखो आपको मैं यहां समझाता हूं। METALS, ये जो मेटल्स वर्ड जो लिखा हुआ है ना बच्चों,
इससे देखिए इसका मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी याद करवाता हूं। एम, एम मतलब मेलेबिलिटी, एम मतलब मेलेबिलिटी। बच्चों ई का मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समझ रहे हैं ना बच्चों, ये कोई डिफिनीशन नहीं होता, बट ये आपको अगर पता रहे तो आप इसका फिजिकल प्रॉपर्टी यूं ही निकाल सकते हैं बच्चों। टी का मतलब होता है बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी, टी का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी। बच्चों ए का मतलब क्या बोलते हैं, एलवाइज। बच्चों एल का मतलब लश्रस, समझ रहे हैं ना। बच्चों एस का मतलब सोनेरिटी या सोनरस, या एक चीज और याद रख सकते हैं, सॉलिड। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कोई पूछे मेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है, तो बच्चों इसको क्या होगा मालूम है, हमरिंग इनटू किसमें, थिन सीट। हमरिंग इनटू थिन सीट मतलब उसको पीट पीट करके क्या कर दे, चादर के रूप में, सीट के रूप में कन्वर्ट कर दे। जैसे आप लंच के लिए अगर आप स्कूल जाते हैं तो मम्मी आपको अगर हो सके ब्रेड रोटी या कोई भी चीज आपको लंच में दिया जाता है तो उसमें एक एल्युमिनियम फॉइल में दिया जाता है पैक करके। वही एल्युमिनियम फॉइल क्या है, एल्युमिनियम का बिटेन इनटू थिन शीट का फॉर्म है कि नहीं है। फिर बच्चों एक चीज और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बच्चों, डक्टिलिटी का मतलब होता है ड्रॉन इनटू थिन वायर, ड्रॉन इनटू थिन वायर। जब हम लोग मेटल को वायर के रूप में स्ट्रेच करते हैं, ड्रॉन करते हैं, खींचते हैं, तो उसका नाम क्या देते हैं बच्चों, डक्टिलिटी। एम का मतलब मेलेबिलिटी, मतलब ड्रॉन इनटू थिन शीट। समझ रहे हैं ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब जो क्या करता है बच्चों, कंडक्ट करता है, मतलब अपने से होकर जाने देता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को क्या होने देता है बच्चों, पास होने देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बच्चों थर्मल का मतलब होता है हीट, जो कंडक्ट करता है किसको, हीट को, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी। एलवाइज का मतलब होता है बच्चों, एलवाइज का मतलब होता है बच्चों, ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका है होमोजीनियस मिक्सचर, तो बच्चों ये मेटल प्लस मेटल का या मेटल प्लस नॉन मेटल्स का क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कौन, एलवाइज का मतलब। बच्चों कोई पूछे लश्रस का मतलब क्या होता है, ये शाइनिंग प्रॉपर्टी है बच्चों, शाइनिंग प्रॉपर्टी है मतलब चमकने का गुण होता है, ठीक है ना। और सोनरस का मतलब होता है बच्चों, हम क्या चीज, स्ट्रक करने पर, पीटने पर क्या करता है बच्चों, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। आप अपने स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल देखे हैं ना, सुने हैं ना उसका आवाज, वो क्या प्रॉपर्टी के कारण उसको मेटल का बनाया जाता है, किसको, इलेक्ट्रिक बेल को, तो वो सोनरिटी के कारण, क्योंकि वो मेटल का बना होता है, जब उस पर स्ट्रक होता है, पीटा जाता है, तो देखते हैं ना लॉट्स ऑफ साउंड निकलता है क्या। बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि मेटल मतलब सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन बच्चों एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है, जिसका नाम आपको पता होगा, क्या है पता है ना, मरकरी। मरकरी एक मेटल है जो जनरली किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। उसी तरह से बच्चों आप ये कहेंगे कि मेटल हार्ड होता है, लेकिन दो मेटल है जो इतना सॉफ्ट होता है उसको हम कट विथ नाइफ, जिसका नाम है सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम एंड पोटासियम आर सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट विथ नाइफ, ओके ना। जनरली ये भी पढ़ा जाता है कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन बच्चों गैलियम, गैलियम जो है ना, सीजियम जो है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, जिसको हम अपने पल्म्स पे, हथेली पर रख करके भी क्या कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, ठीक ना। और बच्चों ये सब जो प्रॉपर्टी जिसमें पाया जाता है उसको मेटल कहेंगे, और जिसमें ये सब प्रॉपर्टी नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स। और जिसका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करेगा बच्चों, उसका नाम क्या देंगे, मेटेलॉइड्स। बट बच्चों ये सब चीज आपके बुक में, इस सेशन में, नया बुक में ये सब चीज नहीं है, ठीक ना। लेकिन फिर भी मैं आपको
बता दिया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे क्या है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बच्चों, अभी मैंने आपसे कहा कि होमोजीनियस मिक्सचर उसको कहते हैं बच्चों जिसमें मिलावट कैसा हो, यूनिफॉर्मली हो। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो मिलावट है ये किस कलर का है? रेड कलर का, ब्लू कलर का, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, इस तरह से है। तो देखिए, तो इसमें जो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पार्टिकल्स का यूनिफॉर्मली है क्या? रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्मली है क्या बच्चों? ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्मली। देखिए, तो इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का, क्या यूनिफॉर्मली है क्या बच्चों? नहीं ना। तो मतलब ये क्या है, हेट्रोजीनियस। जैसे देखिए, ब्लू 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 रेड, ब्लू 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 रेड ब्लू, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, फिर रेड 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 ब्लू, रेड 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 ब्लू रेड। मीन्स क्या, ये जो है मिलावट बच्चों, ये सभी जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। आपके पास बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं ना, कॉफी है ना, चाय है ना। देखिए, तो इसमें जो मिलावट होता है ये कैसा होता है बच्चों, यूनिफॉर्मली। और यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये जो मिलावट है क्या कंप्लीटली है क्या? नहीं ना बच्चों। तो ये क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब बात आता है बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम देने के लिए हमें कुछ लिखना भी तो पड़ता है ना बच्चों। उसके लिए मैंने यहाँ पे तैयार किया है कि होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं बच्चों। होमोजीनियस मिक्सचर एक मिक्सचर होता है इन विच कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड, मतलब जिसमें कंपोनेंट, मतलब जो मिक्सचर जिस जिस चीज से मिलके बना होगा उसका मिलावट कंप्लीटली पूरा पूरा हुआ होगा, उसी को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल कैसा होगा बच्चों, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सभी जगह एक समान रूप से मिला हुआ है, सभी जगह एक समान रूप से जब मिलावट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, होमोजीनियस। उसके बाद बच्चों, विजिबिलिटी ऑफ कंपाउंड, मतलब कंपोनेंट, क्या होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट को आप देख सकते हैं? इसका जवाब है नहीं देख सकते हैं, मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब जिसको हम लोग अलग अलग रूप से नहीं देख सकते हैं, मतलब जिस कंपोनेंट को अलग अलग हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल। समझ रहे हैं ना। उसके बाद बच्चों, एग्जाम्पल की अगर बात करिए, सॉल्ट इन वाटर, वाटर में जब सॉल्ट को मिलाते हैं तो वो कैसा मिक्सचर बनेगा, होमोजेनियस। शुगर इन वाटर, एयर, टी, ये सब क्या है बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं, उस मिक्सचर को कहते हैं जिसमें कंपोनेंट्स डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, उस मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस बोलते हैं जिसमें कंपोनेंट जो है उसका वो पूरा पूरा मिला हुआ नहीं होगा। ठीक ना। नेक्स्ट बच्चों, कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, सभी जगह अलग अलग रूप से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स नहीं रहता है, किसमें, हेट्रोजीनियस में। नेक्स्ट बच्चों, विजिबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स इन मिक्सचर, यस, डिस्टिंग्विशेबल, मतलब देख रहे हैं ना, या पार्टिकल्स को हम लोग अलग अलग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, तो यहाँ नीचे कुछ अलग है, ऊपर कुछ अलग है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना, उसका जो कंपोनेंट को हम लोग दूर से भी देख सकते हैं कि इसमें ये चीज मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं कहूँ कि सेंड और वाटर को मिला दूं और दूर से आओ, अरे मिट्टी वाला पानी है, लेकिन वही वाटर में बच्चों शुगर मिला के अगर कोई रख दे, तो क्या हम लोग देख पाएंगे तो क्या है, क्या मिला हुआ है, सॉल्यूट क्या है या नहीं है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, और हेट्रोजीनियस में जो बच्चों कंपोनेंट होते हैं वो कैसा होता है, डिस्टिंग्विशेबल होता है। एनी प्रॉब्लम? चलिए, अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बच्चों, अब आया क्या चीज, सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिलियन। क्या बोलते हैं, बिलियन। बच्चों, सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस,
दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज का, दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है ना बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे शुगर को वाटर में डिजोल्व किया तो शुगर और वाटर एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा, समझ रहे हैं, उस होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। तो जो उसमें घुलता है, जो घुलता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जिसमें घुलता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए दो लिक्विड को ही हमने मिक्सचर किया तो क्या उसमें थोड़ी बता सकते हैं कि कौन किस में घुला है, तब उसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि जिसका अमाउंट ज्यादा है, सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम है उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्यूट। समझ रहे हैं ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट किसको कहेंगे बच्चों, जिसमें सॉल्यूशन में अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो। और सॉल्यूट किसको कहेंगे बच्चों, जिसमें अमाउंट क्या हो, जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में क्या हो, कम हो। ठीक ना, एक सॉल्यूशन का दो पार्ट होते हैं बच्चों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो घुलता है सॉल्यूट, जिसमें घुलता है सॉल्वेंट, दोनों मिलके बनाता है उसका नाम क्या है बच्चों, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन। समझ रहे हैं ना, तो सॉल्वेंट मान लीजिए कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कौन, वाटर। किसी सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया रहे तो कौन सा सॉल्वेंट मानना है बच्चों, वाटर मानना है। समझ रहे हैं ना, और सॉल्यूट के रूप में यहाँ पे है, मान लीजिए शुगर ही है, और दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया तो ये किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों, सॉल्यूशन का हुआ। समझ रहे हैं ना, अभी मैंने आपसे यही कहा ना, द सब्सटेंस दैट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द सब्सटेंस दैट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम मात्रा में पाया जाता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक ना बच्चों, सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। बच्चों गैस कब होगा, जब एयर होगा। क्यों, क्योंकि एयर मेनी गैसेज का क्या होता है, मिक्सचर्स होते हैं। बच्चों लिक्विड कब होगा, जब या तो लिक्विड में लिक्विड को मिक्स कर दीजिए, या नहीं तो सॉलिड को किस में मिक्स कर दीजिए बच्चों, लिक्विड में, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड होगा। बच्चों सॉलिड सॉल्यूशन कब होगा, जब मेटल मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर बने, या मेटल और नॉन मेटल का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एलवाइज बोलते हैं। तो एलवाई एक क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है। ठीक ना, ठीक ना, एलवाइज एक क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है। एयर क्या होता है, गैसियस सॉल्यूशन होता है। और लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन, या सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन तब क्या होगा, मेड अप ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूट, या नहीं तो लिक्विड लिक्विड का भी हो सकता है। बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर, बच्चों सोल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, एलवाई जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। क्यों, क्योंकि ये मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक मेटल्स का, या कम से कम एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल्स का। मेटल मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर, या मेटल और नॉन मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, एलवाई बोलते हैं। और एलवाई क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है। बच्चों गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन किसको कहते हैं बच्चों, ये मिक्सचर होता है किसका, ऑफ मेनी गैसेज। जैसे हवा, एयर, एयर क्या होता है बच्चों, मेनी गैसेज का क्या है, मिक्सचर है। मींस एयर क्या है बच्चों, गैसियस सॉल्यूशन है। ठीक ना, चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एलवाई, एलवाई क्या होता है बच्चों, एलवाई एक होमोजेनियस मिक्सचर है। एलवाई क्या है बच्चों, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। क्वेश्चन आया किसका होमोजेनियस मिक्सचर है बच्चों, ये मेटल मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर है, या नहीं तो मेटल और नॉन मेटल का। तो कोई पूछेगा बच्चों कि क्या सिर्फ नॉन मेटल का एलवाइज बनाया जा सकता है, इसका जवाब है नहीं, सिर्फ नॉन मेटल का एलवाइज नहीं बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं ना, एलवाई बनाने के लिए या तो सिर्फ दो मेटल लीजिए, नहीं तो कम से कम एक मेटल और उसके बाद क्या लीजिए, नॉन मेटल। मतलब एलवाइज में कम से कम एक मेटल का प्रेजेंस होना मस्ट है। ठीक ना बच्चों, एलवाई क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका, टू और मोर मेटल्स या मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक ना, और बच्चों एलवाइज को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, किस मेथड से, किस मेथड से, फिजिकल मेथड से। बच्चों
एलवाई जो होता है ये प्रॉपर्टी शो करता है किसका, इट्स कंपोनेंट का। जैसे बच्चों अगर मान लीजिए हमने एलवाई बनाया टीन और कार्बन का, तो जो टीन और कार्बन का अपना नेचर है ना बच्चों, या लीड लीड बोल शीशा बोलते हैं ना, अगर उसी का अगर आप मिक्सचर बनाओगे तो मिक्सचर जो बनेगा ना, तो लीड का भी अपना प्रॉपर्टी उसमें शो करेंगे और कार्बन का भी करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो मतलब एलवाई का जो प्रॉपर्टी होता है वो उसके कंपोनेंट के प्रॉपर्टी पे क्या करता है बच्चों, डिपेंड करता है, ठीक ना। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल की अगर बात करिएगा, ब्रास, स्टील, स्टेनलेस स्टील और ब्रॉन्ज। जैसे ये आपका क्या है, ब्रास। ब्रास किसका मिक्सचर होता है बच्चों, जिंक और कॉपर को। मतलब जिंक और कॉपर को जब मिक्स करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, ब्रास बनता है। बच्चों ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसका बना होता है, टीन और कॉपर को। टीन और कॉपर को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है बच्चों, ब्रॉन्ज बनता है। नाम सुने ना, ब्रॉन्ज मेडल जो लाता है, समझ रहे हैं, कांस्य पदक। उसके बाद बच्चों स्टील किसका बना होता है, आयरन प्लस कार्बन। आयरन प्लस कार्बन का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो बच्चों क्या होता है, स्टील होता है। और आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकेल इसको मिला देते हैं तब जो स्टील बनता है उस स्टील को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, ठीक ना। तो स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिक्सचर होता है बच्चों, कार्बन, आयरन, क्रोमियम और निकेल का। फिर बच्चों नाइक्रोम का नाम सुने हैं ना, नाइक्रोम भी मिक्सचर होती, क्या होता है, एलॉय होता है। जितने भी आप इलेक्ट्रिकल हीटर, एसी, गीजर, फ्रीजर, सबका जो वायर देखते हैं बच्चों, वो वायर किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। तो नाइक्रोम क्या होता है बच्चों, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका बच्चों, दो या दो से अधिक मेटल का, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मतलब आप सॉल्यूशन कहिए या ट्रू सॉल्यूशन कहिए, इसका क्या बताना है बच्चों, प्रॉपर्टीज बताना है। तो सबसे पहला बात यह हुआ बच्चों कि सॉल्यूशन एक क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, समझ रहे हैं ना। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक ना। उसके बाद बच्चों ये जो पार्टिकल ऑफ साइज जो होता है, पार्टिकल साइज जो होता है किसका, सॉल्यूट पार्टिकल का, किसमें, सॉल्यूशन में, वो बहुत ही छोटा होता है, जो कि स्मॉलर देन 1 nm का मतलब नैनोमीटर, नैनोमीटर। बच्चों एक नैनोमीटर जो होता है ना बच्चों, वो 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है, समझ रहे ना। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। मतलब बच्चों जब सॉल्यूशन बनता है ना, उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसका जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। कितना छोटा होता है बच्चों, वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, ठीक ना। बच्चों पार्टिकल्स कैन नॉट सी, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैंट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। बच्चों आज आपसे मैं कहता हूं, आप क्या करना, घर में सॉल्ट होगा, एक गिलास वाटर ले लेना, दोनों को क्या कर देना बच्चों, मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद क्या करना, मम्मी को बोलना मम्मी चाय छन्ना दीजिए। उस पर हमको क्या करना है, चीन मतलब सॉल्ट को अलग करना है, वाटर को अलग करना है। तब जाके मम्मी डांटेगी, रे बेवकूफ, फिल्टर पेपर पे क्या आप उस सॉल्ट को उस वाटर से सेपरेट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज है ना बच्चों, वो बहुत ही छोटा है किसके रिस्पेक्ट में, एज कंपेयर टू द होल्स ऑफ फिल्टर पेपर। इसलिए कहा जाता है सॉल्यूट पार्टिकल्स के को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, किसमें, सॉल्यूशन के केस में। उसके बाद बच्चों सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। मान लीजिए इसमें हमने शुगर को और किसको मिला दिया, वाटर को। अब इसको एकदम स्टिरिंग कर दिए, मिला दिए, अब कुछ देर के बाद छोड़ दिए तो क्या होगा, सॉल्ट शुगर नीचे चला आएगा, वाटर ऊपर चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। और पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। जब ट्रू सॉल्यूशन से लाइट को क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो उससे जो लाइट निकलता है ना बच्चों, तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स जो है ना स्कैटरिंग नहीं करता, किसको, लाइट को, ठीक ना। किसके केस में, ट्रू सॉल्यूशन के केस में। लेकिन कोलाइडल के केस में स्कैटरिंग थोड़ा होता है और सस्पेंशन के केस में कुछ ज्यादा ही होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है और क्या है, उसका प्रेसिपिटेशन है बच्चों। इसमें जो भी हमने मिलाया कुछ देर के लिए देखिए एकदम इसको
छोड़ दिए विदाउट स्ट्रिंग, बिना इसको हिलाए डोलाए अनडिस्टर्बली छोड़ दिए, बट क्या इसका सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे जमा नहीं ना। उसके बाद उसी तरह से देखिए सस्पेंशन है, अगर जब तक मिला रहे तब तक मिल रहा है, लेकिन कुछ देर के लिए छोड़ दें तो नीचे बैठ जाएगा। इसमें देखिए प्रिसिपिटेट बन के तैयार है क्या। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है कि जब उसको अनडिस्टर्बली अगर छोड़ दिया जाए वो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होता है नीचे की ओर इसका क्या चीज नहीं होगा, सेटल डाउन नहीं होगा। किसमें, सॉल्यूशन में, बट किसमें, सस्पेंशन और कोलाइडल में ऐसा होता है, ठीक ना। आगे बच्चों क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों अगर आपसे कोई पूछे किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, तो बच्चों उसको प्यार से जवाब देना। क्या जवाब देना, मतलब है कि एक सॉल्यूशन है, समझ रहे हैं ना, एक सॉल्यूशन जैसे पानी। अब इस पानी में मान लीजिए आधा लीटर पानी है और आधा लीटर पानी में कोई आएगा कि 50 ग्राम चीनी डाल देगा, कोई कहेगा कि नहीं हम 100 ग्राम चीनी डालें, कोई कहेगा 200 ग्राम चीनी डालेंगे। तो बताइए सबसे ज्यादा मीठा कब लगेगा, जब इसमें 200 ग्राम चीनी डालेंगे, ठीक ना। और हम मस्ती से क्या करेंगे, पी लेंगे। तो बताइए ये जो सॉल्यूट जब ज्यादा था तो ज्यादा मीठा लगा, कम था तो कम मीठा लगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन जो होता है ना बच्चों, किसी सॉल्यूशन या किसी सॉल्वेंट में कितना मात्रा में क्या मिला हुआ है, सॉल्यूट मिला हुआ है, समझ रहे हैं ना। वही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को उस सॉल्यूशन का क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक ना। अगर ज्यादा सॉल्यूट होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा कहेंगे, कम सॉल्यूट होगा कंसंट्रेशन कम कहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो अगर एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए, एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए अगर सॉल्यूट का मात्रा आप बढ़ाते जाओगे उसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, और फिक्स मात्रा में जो सॉल्वेंट है उसके लिए अगर कम करते जाओगे किसको, सॉल्यूट को, तो कंसंट्रेशन उसका क्या होगा, घटते चला जाएगा, ठीक ना। तो बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हमने क्या बताया है, ये क्या होता है बच्चों, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, समझ रहे हैं ना। अब यहां पर बच्चों अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, मतलब एक दिए गए सॉल्वेंट के केस में, एक दिए गए सॉल्वेंट के केस में कितना मात्रा में क्या मिला हुआ है, सॉल्यूट मिला हुआ है, वही उस सॉल्यूशन का क्या बतलाता है, कंसंट्रेशन। बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को आपके क्लास में 3 तरह से डिफाइन किया गया है, बताया गया है, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। लेकिन जब हायर क्लास में जाइएगा वहां एक चीज पढ़िएगा, ग्राम पर लीटर पढ़िएगा, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, पीपीबी पार्ट पर बिलियन। फिर पढ़िएगा बच्चों कंसंट्रेशन के लिए ही मोलरिटी, फिर पढ़िएगा मोललिटी, फिर पढ़िएगा बच्चों नॉर्मेलिटी, उसके बाद पढ़िएगा बच्चों मोल फ्रैक्शन। समझ रहे हैं ना बच्चों, ये सब आपको हायर क्लास में पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। अभी आपको क्या पढ़ना है, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक ना। चलिए अगला क्या है, मास बाय मास परसेंटेज। बच्चों मास बाय मास परसेंटेज, तो मास बाय मास मतलब दोनों का मास ही होना चाहिए। तो ये क्या होता है मालूम है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन कौन चीज में, ग्राम में। सॉल्यूट का मास किस में लेना है, ग्राम में। डिजोल्व इन या प्रेजेंट इन किसमें, 100 ग्राम ऑफ, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम मास ऑफ किसमें, सॉल्यूशन में। 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, वो बच्चों क्या बतलाता है, मास बाय मास। को सर यहाँ 100 ही क्यों लिए बच्चों, परसेंटेज कितना में बात होता है, परसेंटेज तो 100 में ही ना बात होता है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, ठीक ना। अगर इस परसेंटेज मास बाय मास को बच्चों परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पता है, मास ऑफ क्या चीज, सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन कौन चीज में बच्चों, ग्राम में,
बाय मास ऑफ क्या चीज बच्चों, सॉल्यूशन इन क्या चीज में बच्चों, ग्राम में, इंटू 100। बच्चों 100 से क्यों हमने मल्टीप्लाई किया, बच्चों हमने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि परसेंटेज की बात है, ठीक ना। बच्चों अगर कहीं पे लिखा हुआ है, बच्चों अगर कहीं पे अगर ये लिखा हुआ है x परसेंटेज W बाय W, इसका कोई हमसे मतलब पूछे तो मैं आपसे क्या बताऊं, मीन्स इसका मतलब बच्चों W बाय W का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन है ना, कितना में, 100 में। तो इसका मतलब हो गया बच्चों x ग्राम मास ऑफ कौन सी बच्चों, सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना में बच्चों, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हैं ना, मतलब x ग्राम सॉल्यूट है, x ग्राम सॉल्यूट है कितना में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो बच्चों x परसेंटेज W बाय W का मतलब हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट कितने हुए बच्चों, x ग्राम। समझ रहे हैं ना, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गए 100 ग्राम। बच्चों अगर आपसे यहाँ पूछा जाए मास ऑफ सॉल्वेंट कितने होंगे बच्चों, तो बताइए मास ऑफ सॉल्वेंट कितने होंगे बच्चों। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों, 100, सॉल्यूट कितना है x, तो 100 माइनस x ग्राम हो जाएगा कौन सी, मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ रहे हैं ना बच्चों। अगर मान लीजिए बच्चों अगर यही लिखा हुआ है 30% W बाय W, 30% W बाय W, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ ना 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या चीज बच्चों, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें से कितना ग्राम सॉल्यूट है, 30 ग्राम सॉल्यूट है। बच्चों अगर कहीं लिखा हुआ है, बच्चों अगर कहीं लिखा हुआ है क्या चीज पता है, अगर मान लीजिए बच्चों अगर कहीं लिख दिया 15% W बाय W, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि इसमें सॉल्यूट कितना है बच्चों, तो सॉल्यूट है 15 ग्राम, और बच्चों सॉल्यूशन कितना है बच्चों, सॉल्यूशन है 100 ग्राम। तो बच्चों सॉल्वेंट कितना आएगा, तो 100 माइनस 15 कितना आएगा बच्चों, 85 ग्राम। मैं उम्मीद करूं क्या बच्चों कि आपने W बाय W का मतलब समझा, मास बाय मास परसेंटेज का मतलब समझा, ठीक ना। जैसे आपके सामने है बच्चों 5 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, 95 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है, दोनों को मिला दोगे तो 100 ग्राम क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन होगा। तो बताइए फर्स्ट केस में अगर परसेंटेज W बाय W निकालेंगे तो मैंने आपसे क्या कहा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कितना है बच्चों 100 इंटू 100, देखिए कितना आया 5% W बाय W आया क्या। सेम चीज अगर सेकंड केस में जाइएगा परसेंटेज W बाय W, तो क्या होगा बच्चों, तो सॉल्यूट कितना है बच्चों 20 बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है बच्चों 100 इंटू कितना बच्चों 100, 100 खत्म, कितना आएगा बच्चों 20% W बाय W, वेट बाय वेट परसेंटेज। बच्चों नेक्स्ट अगर जाइएगा 25 ग्राम, सॉल्यूट कितना है, यहाँ पे W बाय W जब निकालिएगा बच्चों तो सॉल्यूट है 25 बाय सॉल्यूशन कितने हैं बच्चों 100 इंटू कितना बच्चों 100, 100 खत्म, कितना आएगा बच्चों 25% W बाय W। मैं उम्मीद करूं क्या बच्चों कि आपने मास बाय मास परसेंटेज का मतलब समझा है, ठीक ना। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है एक, एनसीईआरटी जो न्यू बुक है ना उसी का ये एक्सरसाइज है, समझ रहे हैं ना बच्चों। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट, बच्चों यहाँ 10 ग्राम ये जो सॉल्ट है ये सॉल्ट किस चीज का काम करेगा बच्चों, ये सॉल्ट जो होगा बच्चों ये सॉल्यूट का काम करेगा। डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ क्या चीज बच्चों, वाटर, यहाँ वाटर क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट होगा ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स किसका, सॉल्ट का, कितना दिया है बच्चों 10 ग्राम दिया है। फिर बच्चों क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, क्या दिया है बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में यह क्या है बच्चों, वाटर, कितना है बच्चों 90 ग्राम। तो बच्चों परसेंटेज W बाय W निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना बच्चों। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे,
तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, अब प्लस क्या होंगे बच्चों, तो मास ऑफ सॉल्वेंट होंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट होंगे। समझ रहे हैं क्या? तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों, 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं बच्चों, 90 ग्राम। टोटल कितने हुए बच्चों, 100 ग्राम हुए क्या? अब यहाँ क्या निकालना है बच्चों, परसेंटेज W बाय W, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितने हैं बच्चों, 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं बच्चों, 100 ग्राम, इंटू कितना बच्चों, 100। 100 से 100 खत्म, ग्राम से ग्राम खत्म, कितना आया बच्चों, 10% W बाय W। बात समझ में आया क्या बच्चों? बोलिए, मेरे समझ से आप समझ गए होंगे क्या चीज, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है बच्चों, पता है ना? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम क्या मिला हुआ है, सॉल्यूट मिला हुआ है। वही जो बतलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। ठीक ना बच्चों? नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बच्चों यहाँ पर क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो देखिए मास का यूनिट क्या होता है बच्चों, ग्राम। वॉल्यूम का क्या लेते हैं, मिली लीटर। तो बच्चों अगर कोई पूछे कि मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, तो आप मैं बताऊंगा कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन क्या चीज में बच्चों, ग्राम में। समझ रहे हैं ना, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन क्या चीज बच्चों, 100 ग्राम के जगह पर क्या लिख लीजिए, 100 मिलीलीटर वॉल्यूम, 100 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हैं ना बच्चों, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, 100 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, 100 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम क्या घुला हुआ है, सॉल्यूट घुला हुआ है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कौन चीज, परसेंटेज मास बाय मास। समझ रहे हैं ना बच्चों? अगर आपसे कोई पूछे परसेंटेज क्या निकालना है, W बाय V, परसेंटेज W बाय V, तो क्या होगा बच्चों, यही होगा ना, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन क्या चीज में बच्चों, ग्राम में, बाय वॉल्यूम ऑफ क्या चीज बच्चों, सॉल्यूशन इन क्या चीज में, मिली लीटर में। और क्या कर देंगे बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हैं ना बच्चों, समझ रहे हैं ना? तो बच्चों यहाँ पे अगर लिखा हुआ है x परसेंटेज W बाय V, x परसेंटेज W बाय V, तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना, x ग्राम, x ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट। समझ रहे हैं ना बच्चों, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ क्या चीज बच्चों, सॉल्यूशन। समझ रहे हैं ना, मतलब इसका मतलब हो गया x परसेंटेज W बाय V का मतलब हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों, तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया x ग्राम। ठीक ना बच्चों, और वॉल्यूम ऑफ क्या आया बच्चों, सॉल्यूशन कितना आया बच्चों, 100 ml। समझ रहे हैं ना बच्चों, एनी प्रॉब्लम? बच्चों अगर कहीं लिखा हुआ है 90% W बाय V, W बाय V, तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो इसका मतलब हो गया बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 90 ग्राम। लेकिन बच्चों अगर कोई पूछे कि यहाँ वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों कितना पता है, 100 ml। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत है क्या बच्चों? जैसे देखियो बच्चों 5 ग्राम NaCl है और सॉल्यूशन कितना है, 100 ml है। तो बच्चों अगर फर्स्ट केस में अगर आप क्या निकालोगे, W बाय V निकालोगे, क्या निकालोगे बच्चों, W बाय V क्या निकालोगे, परसेंटेज W बाय V, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों, 5 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू 100, 100 100 खत्म, कितना आएगा बच्चों, 5% W बाय V। बच्चों अगर सेकंड केस में अगर आप निकालोगे, तो सेकंड केस में W बाय V अगर निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट शुगर कितना 10 बाई कितना बच्चों, 200 ml है इंटू 100, इससे इसको काटिए 2 टाइम्स, इससे इसको काटिए कितना, देखिए 5% W बाय V आया। बच्चों अगर इसका निकालना है
इसके तीसरा के लिए अगर निकालना है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों 100 इंटू 100 खत्म कितना आएगा बच्चों 20% आया है क्या। सेम उसी तरह से इसको करेंगे। तो बच्चों आपसे मैं उम्मीद करूं कि आपने परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का मतलब भी समझा। डब्ल्यू बाई वी मतलब परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ये क्या बतलाता है बच्चों कि 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम क्या है सॉल्यूट घुला हुआ है। समझ रहे हैं ना, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है बच्चों, वो क्या चीज बतलाता है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। एनी प्रॉब्लम। चलिए एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है बच्चों। बच्चों यहाँ क्या कहता है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज क्या होगा घुलेगा, किसमें घुलेगा बच्चों, वाटर में। तो यहाँ वाटर क्या होगा बच्चों, वाटर सॉल्वेंट होगा बच्चों। यहाँ पे मास ऑफ शुगर मतलब मास ऑफ सॉल्ट मतलब क्या चीज बच्चों, शुगर कितना दिया है बच्चों 5 ग्राम दिया दिया है क्या बच्चों। यहाँ सॉल्वेंट के रूप में क्या होगा वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये 100 ml क्या दे दिया है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है बच्चों 100 ml दिया है। तो बच्चों आपको क्या निकालना है कंसंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम। तो बताओ बच्चों डब्ल्यू बाय वी का मतलब क्या बताएं कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों 5 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 इंटू 100 कितना आया बच्चों 5% डब्ल्यू बाय वी, 5% डब्ल्यू बाय वी। मतलब क्या हुआ बच्चों कि 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में क्या है बच्चों 5 ग्राम क्या मिला हुआ है सॉल्यूट मिला हुआ है। ठीक ना बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्या है बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए बच्चों वॉल्यूम और वॉल्यूम क्या है, दोनों का यूनिट क्या होगा मिली लीटर। तो जहां बच्चों हम यहाँ पर मास लिखते थे ना वहां क्या लिखेगा पता है, वॉल्यूम ऑफ क्या चीज सॉल्यूट इन कौन चीज में मिली लीटर, प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हैं ना बच्चों, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट घुला हुआ है। तो परसेंटेज डब्ल्यू अति वी बाय वी, इसका मतलब हो गया बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर बाय क्या होगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। बच्चों 100 से हम लोग मल्टीप्लाई बस इस बात के लिए करते हैं कि किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं बच्चों, किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या बच्चों। अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स परसेंटेज डब्ल्यू वी बाय वी, वी बाय वी, इसका मतलब हो गया बच्चों कि एक्स मिलीलीटर वॉल्यूम है किसका ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना बच्चों 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हैं ना बच्चों, मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है x मिलीलीटर। दूसरा बच्चों अगर आपसे कोई पूछे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 मिलीलीटर। समझ रहे हैं ना। तो बच्चों यहां जब निकालोगे परसेंटेज वी बाय वी, बच्चों पहला केस में अगर परसेंटेज वी बाय वी निकालोगे तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बच्चों 10, वॉल्यूम ऑफ क्या चीज सॉल्यूशन कितना दिया बच्चों 100 इंटू 100 कट के करिए तो कितना आएगा बच्चों परसेंटेज 10% वी बाय सेम चीज। उसी तरह 25 बाय 100 इंटू 100 ये आएगा 5 बाय 200, इसका जब निकालोगे परसेंटेज वी बाय वी, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों वॉल्यूम कितना हुआ 5, सॉल्यूट का सॉल्यूशन का कितना हुआ बच्चों 200 इंटू कितना बच्चों 100, 0 0 खत्म, इससे इसको काटेंगे 2 पॉइंट। तो बताइए बच्चों 2.5 परसेंटेज वी बाय वी आएगा क्या बच्चों
तो उम्मीद करूं मैं कि आपने कंसंट्रेशन टर्म को समझा, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या चीज है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1 ml ऑफ अ लिक्विड, 1 ml ऑफ अ लिक्विड पेस्टिसाइड, मतलब पेस्टिसाइड लिक्विड है जिसका वॉल्यूम कितना है 1 मिलीलीटर। तो बुआ, बच्चा, प्यारे, लाडला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब पेस्टिसाइड कितना दिया है 1 मिलीलीटर। बच्चों मिक्स्ड विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म इन 100 ml ऑफ पेस्टिसाइड स्प्रे फॉर राइस क्रॉप, राइस क्रॉप पे छिटने के लिए स्प्रे पेस्टिसाइड बनाया गया जो कितना 100। तो बताओ बच्चों ये 100 जो होगा ये किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बच्चों 100 मिलीलीटर। बच्चों यहाँ पे अगर आपको निकालना परसेंटेज V बाय V तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों कितना आएगा 1/100 इंटू 100, 100 खत्म 1% V बाय V। समझ रहे हैं ना बच्चों। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहां पर क्या है सॉल्यूशन। अब ये कंसंट्रेशन जो है ना, कंसंट्रेशन जो है ना वो कंसंट्रेशन के बेसिस पे सॉल्यूशन दो तरह का, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूटेड। बच्चों कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड जो होता है ना, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड जो होता है ना बच्चों, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड जो होता है ना बच्चों, वो एक दूसरे से रिलेटिव क्वांटिटी होता है। क्या होता है, रिलेटिव होता है। कोई भी सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड तब होता है जब उसमें सॉल्यूट का अमाउंट लगभग थोड़ा ज्यादा लेते हैं, और डाइल्यूटेड तब होता है जब उसमें सॉल्यूट का मात्रा एज कंपेयर टू क्या लेते हैं, कम लेते हैं। जैसे आपके सामने ये सॉल्यूशन है, सब मान लीजिए एक ही चीज का बना है, बट इसमें जो कलर देख रहे हैं ना थोड़ा सा कम है, उससे थोड़ा ज्यादा कलर है, उससे ज्यादा डीप है, उससे ज्यादा डीप है, सबसे ज्यादा डीप है। तो सबसे लाइट कलर ये है और सबसे डीप कलर ये है। इसका मतलब ये हुआ कि सब में सॉल्वेंट का मात्रा क्या है बच्चों, सेम है। सॉल्वेंट का मात्रा क्या है बच्चों, सेम है, लेकिन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा डाले हैं उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसमें सॉल्यूट कम डाले हैं उसका कंसंट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेटेड बच्चों उसको बोलते हैं जिसमें जिसमें सॉल्यूट का जो मात्रा होगा ना कंपेरेटिवली क्या हो, थोड़ा ज्यादा हो, उसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं। और डाइल्यूटेड उसको कहते हैं जिसमें सॉल्यूट कंपेरेटिवली क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, ठीक ना। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंपेयर टू सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूट थोड़ा ज्यादा, ये नहीं करें कि सॉल्वेंट से ज्यादा होगा, सॉल्यूट जो दिया गया सॉल्वेंट का मात्रा है ना उसमें किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा क्या हो सॉल्यूट मिला हुआ है, उसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं। और जिसमें सॉल्यूट थोड़ा स्मॉल मात्रा में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे आप 1 लीटर वाटर ले लीजिए और आप क्या करिए 50 ग्राम शुगर डाल दीजिए, फिर 1 लीटर वाटर ले लीजिए उसमें 100 ग्राम शुगर डाल दीजिए, तब आपसे पूछे कि दोनों में से कौन सा शरबत कंसंट्रेटेड है तो जिसमें 100 ग्राम डाले। समझ रहे हैं ना, इसलिए कहा जाता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एक दूसरे का रिलेटिव होता है, ठीक ना। नेक्स्ट बच्चों, अच्छा एक्वस और नॉन एक्वस। बच्चों एक्वस सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट के रूप में क्या होता है, वाटर होता है। और बच्चों नॉन एक्वस किसको कहते हैं, जिसमें सॉल्वेंट के रूप में कोई भी लिक्विड हो लेकिन अदर देन वाटर, वाटर को छोड़ करके कोई भी लिक्विड हो, वाटर को छोड़ करके कोई भी लिक्विड हो सॉल्वेंट के रूप में, उसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस। एक्वस में क्या हुआ, सॉल्ट इन वाटर अर्थात NaCl इन H2O, शुगर इन वाटर। देखिए सॉल्वेंट के रूप में वाटर, सॉल्वेंट के रूप में वाटर है। फिर आयोडीन इन अल्कोहल, तो देखो आयोडीन को किसमें बोल रहे हैं, अल्कोहल में। तो यहाँ वाटर नहीं हुआ सॉल्वेंट, अल्कोहल हुआ ना। अदर देन अल्कोहल भी तो एक लिक्विड है जो कि अदर देन किससे, वाटर के छोड़ करके दूसरा है ना। फिर सल्फर इन कार्बन डाई सल्फाइड, देखिए यहाँ पे सल्फर को घोल रहे हैं किसमें, कार्बन डाई सल्फाइड में, मतलब यहाँ भी सॉल्वेंट है पर वाटर नहीं है, वाटर के अलावा क्या है, दूसरा है। समझ रहे हैं ना। तो जब सॉल्वेंट के रूप में वाटर होता है बच्चों तो उसको एक्वस बोलते हैं, जब सॉल्वेंट के रूप में अदर देन वाटर होता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन एक्वस बोलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट बच्चों, अगला जो आता है बच्चों उसको बोलते हैं कौन चीज, सोलेबिलिटी। क्या बोलते हैं, सोलेबिलिटी। बच्चों सोलेबिलिटी किसको कहते हैं, तो सोलेबिलिटी होता है किसी भी सॉल्यूट का
किसी सॉल्वेंट में ज्यादा से ज्यादा कितना घुल सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक दिए गए टेम्परेचर और दिए गए प्रेशर पे ज्यादा से ज्यादा कितना घुल सकता है। मान लीजिए कि हमने 1 लीटर वाटर लिया, उसमें पहले 50 ग्राम शुगर डाला, फिर 100 ग्राम डाला, फिर 150 ग्राम डाला, फिर 200 ग्राम डाला, फिर 250, 300, 350, 400, 500, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 3 kg ऐसा डालता गया। लेकिन बच्चों एक समय ऐसा आया होगा कि जब वो शुगर जो है ना 1 लीटर वाटर में अपने आप डिजोल्व होना बंद हो गया होगा। उसके लिए आपको टेम्परेचर को चेंज करना पड़ता होगा। तो जिस टेम्परेचर मतलब जिस पोजीशन तक टेम्परेचर को बिना घटाए बढ़ाए सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में घुल जाए, डिजोल्व हो जाए, उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को उस सॉल्वेंट का क्या बोलेंगे? सोलेबिलिटी। ठीक ना? तो सोलेबिलिटी क्या होता है बच्चों? ये मैक्सिमम अमाउंट होता है किसका? सॉल्यूट को दैट कैन डिजोल्व इन गिवन सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पे वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट का मात्रा जिस पर वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में आसानी से क्या कर जाए? घुल जाए, वही ज्यादा से ज्यादा मात्रा किसका? सॉल्यूट का, उस सॉल्वेंट का क्या कहलाएगा? सोलेबिलिटी। बच्चों सोलेबिलिटी को इफेक्ट करने वाला क्या क्या है? दो है। पहला क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दो बात, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला पोलर सॉल्यूट जो होता है डिजोल्व होगा किसमें? पोलर सॉल्वेंट में, लाइक सॉल्ट इन वाटर, मतलब लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा होगा वैसा में ही घुलेगा। जैसे अगर आपके हाथ में पेंट लग जाए तो पेंट को पानी में धोने जाते हैं तो घुलता है, लेकिन अगर उसको थिनर से धो ले तो घुल जाता है। इसका मतलब पेंट और थिनर एक नेचर का है। लेकिन अगर आपके हाथ में शुगर है और उसको पानी में गए तो धो देते हैं तो पिघल जाता है। मीन्स क्या हुआ कि शुगर पानी में घुल सकता है। लाइक डिजोल्व लाइक। पोलर में घुलेगा, नन पोलर में। तो नन पोलर के कैटेगरी में क्या आएगा? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एसीटोन, ये सब क्या होगा? नन पोलर। वाटर क्या होगा? पोलर। ठीक ना? उसमें दो पोल होता है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। ठीक ना? द नन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन नन पोलर। जैसे लाइक ऑयल इन किसमें? बेंजीन में। तेल को किसमें घोल दो? बेंजीन में, तो घुल जाएगा। उसके बाद बच्चों दूसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर जो होता है ना, दो चीज को दिमाग में रखना पड़ता है, तो सॉलिड है या गैस है। तो सॉलिड के केस में जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे सोलेबिलिटी उसका ज्यादा होगा। मतलब सोलेबिलिटी जनरली या यूजुअली इंक्रीज करता है विथ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोलेबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे सोलेबिलिटी घटेगा। बट किसके केस में? सॉलिड के केस में। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट क्या है बच्चों? गैस के केस में क्या होता है? जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सोलेबिलिटी घट जाता है। क्यों पता है? आप तो जानते हैं ना, इस गैसियस मॉलिक्यूल जो होता है एक दूसरे से क्या होता है? फार अवे, एक दूसरे से दूर दूर होता है। तो बताइए जब उसको और हीट देंगे और वो दूर दूर जाएगा, तो जो बिछड़े हुए आदमी को और बिछड़ा दें तो क्या एक दूसरे में मिल सकता है? नहीं ना। तो बिछड़े हुए को कुल करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है, तब जाकर के वो मिलता है। जैसे दो दोस्त मतलब दो भाई है, उसके बीच ही अगर टेंशन हो जाता है, उसको सुलझाने के लिए क्या करते हैं? अगर वो गर्म है तो और गर्म कर देते हैं कि पहले उसको रिलैक्स करते हैं, तब जाकर ना दोनों क्या करता है? एक दूसरे में मिलता है। वही होता है सोलेबिलिटी में। अगर गैसेस मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोलेबिलिटी घट जाएगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो सोलेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक ना? उसके बाद सर दूसरा बात प्रेशर मेनली इफेक्ट करता है किसके लिए? गैस के लिए। प्रेशर मेनली किसको इफेक्ट करता है? गैस के लिए। हेनरी लॉ एक साइंटिस्ट है जो आप 12th में पढ़िएगा, तो उनका कहना था कि अगर प्रेशर ज्यादा लोगे तो ज्यादा गैस डिजोल्व होगा, प्रेशर ज्यादा लोगे तो गैस ज्यादा। लेकिन यहाँ प्रेशर ज्यादा लेंगे लेकिन क्या करेंगे पता है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे। तो जो गैस क्या होगा? एक दूसरे से दूर जाएगा, वो भी गैस पास आने लगेगा और एक दूसरे में क्या कर जाएगा? मिल जाएगा। ठीक ना? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कर्व। किसके कर्व? सोलेबिलिटी कर्व। तो बच्चों आप एनसीईआरटी में देखिएगा, एक डायग्राम को दिखाया गया। वो डायग्राम में क्या है?
टेम्परेचर वर्सेज सोलेबिलिटी, टेम्परेचर वर्सेज सोलेबिलिटी। इसमें क्या किया गया, दो कंपाउंड लिया गया, कंपाउंड बी और कंपाउंड ए, ठीक ना, जिसमें कंपाउंड ए का देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ और कंपाउंड बी का देख रहे हैं ग्राफ। इसका क्या मतलब हो रहा है कि टेम्परेचर देखिए, ये क्या है, सोलेबिलिटी है, सोलेबिलिटी है, और ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, टेम्परेचर है। तो नीचे वाले कंपाउंड ए के केस में देखिए, ए के केस में आप देख रहे होंगे टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका सोलेबिलिटी 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 क्या कर रहा है, धीरे 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 बहुत बहुत कम बढ़ रहा है ना। लेकिन बच्चों जब कंपाउंड बी को देखो तो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो सोलेबिलिटी कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सोलेबिलिटी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सोलेबिलिटी बढ़ रहा है, बट यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे सोलेबिलिटी कम है, ठीक ना। तब हुआ की पॉइंट्स देखिए, सोलेबिलिटी कर्व क्या है, तो ये सोलेबिलिटी कर्व एक ग्राफ होता है दैट शो हाउ द सोलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस चेंज विद टेम्परेचर। मतलब ये बतलाता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो सोलेबिलिटी होता है कितना चेंज कर सकता है, कब, जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तब, ठीक ना। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स है एग्जाम पैटर्न, एग्जाम के लिए, जैसे एक्स एक्सिस पर किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, टेम्परेचर को, ठीक ना, और वाई एक्सिस पर किसको, सोलेबिलिटी पर। क्योंकि बच्चों टेम्परेचर सोलेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि सोलेबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बच्चों जो इंडिपेंडेंट होता है उसको एक्स एक्सिस पर लेते हैं, जो डिपेंडेंट होता है उसको वाई एक्सिस पे। तो बच्चों जब टेम्परेचर और सोलेबिलिटी की अगर बात करिएगा तो टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड सोलेबिलिटी, बट सोलेबिलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इसलिए इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट को वाई एक्सिस पे। तो सोलेबिलिटी को कहां पे दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे, और टेम्परेचर को कहां पे दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे, ठीक ना बच्चों। अब ये जनरली आपको किस चीज में यूज आएगा बच्चों, किसका, सोलेबिलिटी कर्व का, हेल्प्स प्रेडिक्ट हाउ मच सॉल्यूट विल डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। एक दिए गए टेम्परेचर पे कितना मात्रा में सॉल्यूट घुल सकता है या नहीं घुल सकता है, उसका उसके बारे में पता करने में मदद करता है कौन, सोलेबिलिटी कर्व। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, आपने क्या पाया, मोस्ट सॉलिड, ज्यादा से ज्यादा सॉलिड के लिए आपने पाया कि सोलेबिलिटी इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा तो सोलेबिलिटी बढ़ गया, टेम्परेचर घटा तो सोलेबिलिटी घट गया। उसके बाद गैस के लिए सोलेबिलिटी डिक्रीज करता है विद टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो गैस के केस में टेम्परेचर सोलेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा, ठीक ना। चलिए बच्चों इसमें एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन सबसे पहला चीज जो आप यहाँ ग्राफ देख रहे हैं उसी चीज को यहाँ पे लिखे, कंसीडर वाटर एज द सॉल्वेंट। मतलब वाटर को क्या माना गया, सॉल्वेंट, वाटर को क्या माना गया, सॉल्वेंट। और उसमें क्या क्या, कंपाउंड ए और बी एज द सॉल्यूट, कंपाउंड ए और बी को क्या माना है, सॉल्यूट। इच सब्सटेंस प्रत्येक सब्सटेंस हैज डिफरेंट सोलेबिलिटी, मतलब ए का अलग सोलेबिलिटी है, बी का अलग सोलेबिलिटी है, ठीक ना। सोलेबिलिटी कर्व फॉर ए एंड सोलेबिलिटी कर्व फॉर बी एज सॉल्यूट्स आर शोन इन फिगर 5.6। ये जो फिगर है इस फिगर में इसको दिखाया गया है। तो कहता है एक्स एक्सिस शोन टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पर किसको दिखाएगा, टेम्परेचर को, वेयर एज द वाई एक्सिस इंडिकेट्स द सोलेबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ, प्रत्येक 100 ग्राम वाटर के रिस्पेक्ट में किसको घोला गया, सॉल्यूट को घोला गया। मतलब वाई एक्सिस किसको दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, सोलेबिलिटी को, और एक्स एक्सिस किसको दिखा रहा है, टेम्परेचर को, ठीक ना बच्चों। तो उसको अब आगे क्वेश्चन देखो, इस पर क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अबव ग्राफ, ऊपर जो ग्राफ था उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट, पता लगाइए, विच ऑफ द टू कंपाउंड्स, इसमें से कौन कंपाउंड ए और बी विल डिजॉल्व मोर इन गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर। तो बताओ बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सोलेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सोलेबिलिटी होने ही वाला है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सोलेबिलिटी भी बढ़ते जा रहा है, ज्यादा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, सोल्यूबल होने का एबिलिटी इसका ज्यादा और इसका कम है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कंपाउंड ए और बी में कौन इजिली घुलेगा एक दिए गए टेम्परेचर पर। तो बताइए किसका टेम्परेचर के साथ ज्यादा सोलेबिलिटी आ रहा है, कंपाउंड बी का एज कंपेयर टू ए। इसलिए इसका आंसर कितना होगा, कंपाउंड बी। क्या होगा बच्चों, कंपाउंड बी, ठीक ना। अब आगे क्वेश्चन है, द सोलेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट कितना डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस। कंपाउंड ए मतलब जो कंपाउंड ए का 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो देखिए 20 डिग्री सेल्सियस ये है,
इसका इसका जो है सोलेबिलिटी और कंपेयर किया गया किससे, सोलेबिलिटी लेस देन और मोर देन इट्स सोलेबिलिटी एट कितना 60 डिग्री पे। देखिए तो 60 डिग्री पे कर्व कहाँ पे है, 60 डिग्री पे कर्व कहाँ पे है, तो बच्चों कंपाउंड ए का 60 डिग्री पे देखिए उससे ज्यादा है। ये ग्राफ देखिए बच्चों, ये ग्राफ आप देखिए, ये हाइट देखिए और 60 डिग्री पर का ये हाइट देखिए, ऑब्वियस है कि ये हाइट ज्यादा और ये हाइट कम है। तो बताइए ज्यादा है मतलब सोलेबिलिटी बढ़ा टेम्परेचर के साथ, यहाँ कम टेम्परेचर तो सोलेबिलिटी भी कम था, तो मतलब वहां का सोलेबिलिटी कम, यहाँ का सोलेबिलिटी क्या है बच्चों, ज्यादा है। ठीक है ना, तो ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा सोलेबिलिटी, कम टेम्परेचर कम सोलेबिलिटी। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कौन चीज, मोर, मोर देन। यहाँ क्या लिखाएगा, मोर देन। यहाँ क्या लिखाएगा बच्चों, मोर देन। यहाँ क्या लिखाएगा, मोर देन। ठीक ना बच्चों। उसी तरह से सोलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट कितना डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस इज डैश देन, मोर देन या लेस देन या इक्वल टू। बताओ बच्चों 60 डिग्री सेल्सियस पर देखो, 20 डिग्री पर देखो यहाँ है, और 60 डिग्री पर देखो यहाँ है। तो बताइए यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बताइए यहाँ क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा, मोर देन होगा। क्या होगा बच्चों, मोर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोलिबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ द विथ एन इंक्रीज, द सोलिबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ डैश विथ। तो बताओ किसका सोलिबिलिटी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो कंपाउंड बी का, कंपाउंड बी का सोलिबिलिटी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, दैट ऑफ द कंपाउंड ए, कंपाउंड ए के रिस्पेक्ट में कंपाउंड बी का सोलिबिलिटी ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है। ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट और लास्ट, अब बच्चों इसमें ये सोलेबिलिटी के बेसिस पे, सोलेबिलिटी के बेसिस पे ठीक ना, क्या किया गया है, सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक को कहते हैं अनसेचुरेटेड, दूसरा सेचुरेटेड और तीसरा सुपर सेचुरेटेड। ठीक ना, तो अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड किसको कहते हैं, कैन मोर डिजोल्व, मतलब जिसमें और हम लोग घोल सकते हैं, मतलब सोल्यूबल होने का एबिलिटी जिसका और भी हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड। मतलब वो एक स्टेबल सॉल्यूशन है। उसके बाद सेचुरेटेड जिसमें और मतलब ज्यादा, जितना उसको ज्यादा ज्यादा घुलना था ना एक दिए गए टेम्परेचर उतना घुल चुका है, मतलब उसमें और नहीं घोल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सेचुरेटेड। और सुपर सेचुरेटेड कंटेन्स मोर सोल्यूट देन नॉर्मली पॉसिबल, जितना उसके लिए पॉसिबल है उससे ज्यादा, जितना उसके लिए पॉसिबल है उससे ज्यादा क्या मिला दिए हैं, सोल्यूट मिला दिए हैं, तो उसको बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड। एंड अनस्टेबल एंड एक्सेस सोल्यूट क्रिस्टलाइजेज, मतलब उसमें जब ज्यादा सोल्यूट हो जाएगा तो धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, क्रिस्टलाइज होता है। ठीक ना, तो बच्चों मैंने आपको इस लेक्चर में क्या बतलाया कि मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, समझ रहे हैं ना। फिर मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक ना, फिर मैंने आपको बताया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, फिर हमने बताया एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, फिर मैंने बताया सोलिबिलिटी कर्व क्या होता है, सोलिबिलिटी कर्व में किस एक्सिस को टेम्परेचर मानते हैं, किस एक्सिस को सोलिबिलिटी मानते हैं। ठीक है ना, उसके बाद मैंने आपको बतलाया कि सोलिबिलिटी के बेसिस पर टेम्परेचर सॉल्यूशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। ठीक ना, इस तरह से आप पढ़ते रहिए। और इतना देर तक आपने पढ़ा, टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपको अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर कीजिए और लर्निंग हब परिवार को और बड़ा से बड़ा बनाने में मदद करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।